खबरों की विस्तार से बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करते हैं, जो इन दिनों असम दौरे पर हैं। और असम दौरे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार रोड शो भी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आज एक बार फिर से भूपेश बघेल रोड शो भी करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। बता दें आपको, 6 अप्रैल को असम चुनाव का तीसरे फेज का मतदान होगा, जहां तीसरे फेज में 40 विधानसभा सीटों पर अंतिम चरण का मतदान होगा। सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल पार्टी के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल ने असम में 3 सभा की और भूपेश बघेल के साथ मंत्री लखमा अनिल भेड़िया मोर्चा संभाल रहे हैं। गोलपारा, कायाकुची और गोलागच में सीएम भूपेश बघेल ने सभाएं की। सीएम भूपेश बघेल का कहना था कि आपका एक वोट सीए लागू नहीं करने देगा। ये चुनाव असम की अस्मिता बचाने के लिए है। शक में हमने वादा पूरा किया, असम में 5 गारंटी पूरी करेंगे। कांग्रेस जो कहती है वही करती है। पहले और दूसरे चरण में भाजपा हार गई है। कल भूपेश बघेल गुवाहाटी में 2 रोड शो करने जा रहे हैं। बता दें आपको, इससे पहले कल की बात करें, शुक्रवार को भूपेश बघेल ने यहां आमसभा को संबोधित किया। और आज की बात करें तो आज शनिवार को भी भूपेश बघेल 2 अलग अलग रोड शो करेंगे कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में। साथियों, प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का भी चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव होना है। ऊपरी असम के लोगों ने 47 विधानसभा में फैसला दे दिया है। एक तरफा महाजोट जीतने जा रही है और उसके कारण आप समझ लीजिए, दूसरे दिन पेपर में बड़ा बड़ा विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। 37 सीट जीत रही है। दूसरे चरण के मतदान के पहले हमारे सहयोगी साथी को धमकी देते हैं कि तुम्हें पुलिस में गिरफ्तारी करा देंगे, एनआईए में गिरफ्तारी करा देंगे। ये उनकी बखलाहट। और तीसरा, वो अब खरीद फरोख्त में लग गए हैं, प्रत्याशी खरीद रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां एक बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। एक दिन में 1405 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 4174 केस सामने आए हैं। वहीं 33 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग से 964 मरीज मिले हैं। राजनांदगांव से 241, महासमुंद से 188 मरीज मिले हैं। सरगुजा से भी 145 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर से 244 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ संक्रमण फैलने के साथ ही वायरस का नया वेरिएंट मिलने से भी छत्तीसगढ़ में चिंताएं प्रशासन की और सरकार की बढ़ गई है। जहां कोरोना वायरस म्यूटेंट होकर सामने आया है। बताया जा रहा है अब तक 5 सैंपल में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। नया वेरिएंट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करने में सक्षम है। नया वेरिएंट को N44K नाम दिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछले दोनों छत्तीसगढ़ के 5 नमूनों में नए वेरिएंट की रिपोर्ट दी थी। प्रदेश में अब तक ब्रिटिश, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट सामने नहीं आया है या ब्राजीलियन वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस म्यूटेट होकर सामने आया है। एक स्ट्रेन जिसका नाम N440K उन्होंने रखा है। इसके 5 प्रकरण 24 तारीख तक आए थे और उसके बाद में 3 प्रकरण और हमको केंद्र सरकार के जो विशेषज्ञ हैं, जो सैंपलिंग कर रहे हैं, उनसे जानकारी मिली। इनके ज़्यादा प्रकरण केरला में थे। तो ये स्ट्रेन 130, 137, करीब 35 केरल में 24 तारीख तक पहचान किया गया था और छत्तीसगढ़ में 5। तो ऐसा लगता है कि ये केरल का कोई ऐसा कनेक्शन या कॉमन जगह केरल में जो लोग जहाँ जाते हों वहाँ छत्तीसगढ़ के वो लोग वहाँ गए होंगे, तो वो स्ट्रेन वहाँ से आया।
छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू हो गया है, लेकिन कोरोना के साथ साथ सियासत का रोना भी बढ़ गया है। जहां रमन सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दूसरी तरफ सियासत भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने राज्य सरकार पर एक बार फिर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा, संक्रमण से प्रदेश में हालात चिंताजनक बने हुए हैं और राज्य सरकार असम में है, लोगों की मौतें हो रही है, इसे छत्तीसगढ़ याद रखेगा। पूर्व सीएम ने छत्तीसगढ़ में केंद्र से हस्तक्षेप की भी मांग कर डाली है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने भी हालातों को बदतर बताया। उन्होंने कहा, सीएम को असम से लौटना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया है और यहाँ पर केंद्रीय टीम आ गई है रायपुर के अंदर में 4 लोगों की, और केंद्रीय टीम जो है यहाँ छत्तीसगढ़ का परीक्षण कर रही है। जो मुख्यमंत्री घूम रहे हैं असम के अंदर में, घूमे, चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ को आपकी आवश्यकता है, और ऐसे समय के अंदर में तर्क वितर्क नहीं होते कि वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये तर्क नहीं है। तर्क ये है कि आपका राज्य है, आपके राज्य के अंदर में जब आपने सारे पावर्स केंद्रित करके रखे हैं, तो आपका काम है कि यहाँ पर आकर मैं व्यवस्था को देखूं। इन आरोपों का जवाब देने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सामने आए। उन्होंने कहा, क्रिकेट मैच जहां नहीं हुआ वहां भी संक्रमण फैला है। असम में प्रचार करने कांग्रेस नेता ही नहीं गए, बीजेपी की टीम भी प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री भी लगातार प्रचार में घूम रहे हैं। मेरे ख्याल से रमन सिंह जी चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को भी भंग कर दिया जाए और छत्तीसगढ़ की सरकार को भी भंग कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी लगातार दौरे पे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं और यहाँ के भी जनप्रतिनिधि अगर दौरे पे हैं, तो बाकी हम लोग तो यहाँ उपस्थित दिख ही रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, समय समय पे प्रचार पे होता है, तो राज्यों पे जब ड्यूटी लगती है तो कोई नई बात तो नहीं हो रही है, तो हर बार ऐसे ही होता है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,617 मामले सामने आ चुके हैं। लगातार मौतें हो रही हैं। दुर्ग में 6 अप्रैल से लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में बाकी हॉट स्पॉट वाले जिलों पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि वहां क्या होगा। लेकिन चिंताजनक होते हालातों के बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने से ज्यादा सियासत हो रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। कोरोना काल ने लोगों को बड़ी दुविधा में डाल रखा है। अगर घर के किसी सदस्य की पॉजिटिव होकर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार चाहकर भी उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा है। ऐसी ही एक घटना रायपुर में सामने आई है, जहां पिता की मृत्यु रायपुर में हुई और बेटी अमेरिका में मौजूद है। राजधानी रायपुर में एक 82 वर्षीय वृद्ध की कोरोना से मृत्यु हो गई। वृद्ध का परिवार अमेरिका में रहता है। पहले अमेरिका में बेटी से व्हाट्सएप पर दाह संस्कार की अनुमति ली गई, फिर दाह संस्कार की प्रक्रिया वीडियो कॉल पर भी दिखाकर मानवता की मिसाल पेश की गई। वहीं रायपुर में जिला प्रशासन ने आइसोलेशन के लिए 5 बिल्डिंग का अधिग्रहण किया है। प्रयास बालक छात्रावास गुड़ियारी, आयुष विश्वविद्यालय नया रायपुर, आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर के लिए 5 भवनों का अधिग्रहण किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ये अधिग्रहण किया गया है। रायपुर कलेक्टर ने इसके आदेश जारी किए हैं। आयुष विश्वविद्यालय नया रायपुर, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ऊपरवाला, वर्किंग वुमेन हॉस्टल वीआईपी रोड और प्रयास महिला छात्रावास गुड़ियारी को प्रयास बालक छात्रावास सट्टू का भी अधिग्रहण किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर का असर बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है। यहां हर रोज नए 300 मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने कोरोना की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का भी दायरा बढ़ा दिया है। जिले में 78 से बढ़कर 100 वैक्सीनेशन और 80 कोरोना टेस्टिंग सेंटर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं सेंटरों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग कतारों में खड़े हुए हैं। शासन की व्यवस्था है वो तो ठीक है, लेकिन एकाएक टेस्ट कराने वालों की संख्या बढ़ गई है। इन्होंने काउंटर नहीं बढ़ाया है, इस कारण एक टेस्ट में कराने वालों को कम से कम 4 घंटे समय लग रहा है, उससे ज़्यादा भी लग रहा है।
और अगर ये काउंटर बढ़ा दें टेस्टिंग का तो लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी व्यवस्था ठीक है। जो संक्रमित हैं या नहीं हैं उनको सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो अगर उनकी जागरूकता आज भी इतनी नहीं हो पाई सरकार के इतने प्रयास से और सभी तरफ सबको पता है, पर अगर कोई जानबूझ के अड़ोस पड़ोस में खड़ा होगा उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। हमने वहाँ पे बीच में बैरियर मार्केटिंग लगाया हुआ है, बैठने के लिए बनाया हुआ है, गोले बनाए हुए हैं, तो उनको उस हिसाब से व्यवस्था देखनी चाहिए। वहीं कोरोना संक्रमण से मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीरें अब आपको दुर्ग जिले से दिखा देते हैं, जहां शमशान घाट में अंतिम संस्कार की जगह नहीं है। तस्वीरें बताती हैं कि हमारी लापरवाही कहीं और हमारे परिजन के लिए दुख ना दी जाए। दुर्ग में कोरोना की स्थिति भयावह हो चुकी है, रोजाना आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है शवों को जलाने के लिए, लेकिन फिर भी प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये वाकई कई सवाल भी खड़े करती है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। इस बीच दुर्ग में सबसे ज्यादा मरीज सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है। जिले में टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश जारी होने के बाद बाजारों में एकदम से काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन होते भी देखा गया। हमारी संवाददाता अनुभूति ठाकुर ने स्थिति का जायजा लिया। दुर्ग जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी, जब से लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है उसके बाद से लगातार मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। देखिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन जैसे भी लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी हुआ, आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ एक बार फिर से मार्केट में टूट पड़ी है। हालांकि जिला प्रशासन को पूरी तरह से प्लानिंग करनी थी कि किस तरह से लोग जो है वो गाइडलाइन का पालन करें, जो आसपास की जो मार्केट है, जो मुख्य बाजारों में भीड़ ना हो, आसपास के मार्केट का इस्तेमाल करें वो सामानों को खरीदने के लिए, क्योंकि इस बार का जो लॉकडाउन है वो काफ़ी सख्त होने वाला है। दरअसल ये जो सख्ती है वो भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए ही बढ़ती जा रही है। दरअसल इस बार सब्जी दुकानों सहित राशन दुकानों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है लॉकडाउन के दौरान। साथ ही साथ जो शराब दुकान है उसे भी प्रतिबंधित किया गया है। मिल्क पार्लर के लिए जो है वो इजाज़त ज़रूर दी जा सकती है 1 घंटे की, लेकिन उसके अलावा जो है तमाम चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। खास बात यह है कि जो कारखाने हैं इस बार उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है। कुल मिलाकर तमाम बंदिशों के बीच एक बार फिर से प्रशासन ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। संक्रमण को देखते हुए ये ऐलान किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की सख्ती वर्तमान में भी नहीं बरती जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस चेन को तोड़ने के लिए, कोरोना की जिस चेन को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं यही सख्ती और ज्यादा भारी ना पड़ जाए। इसको लेकर प्रशासन को अब गंभीर होने की जरूरत है। बंसल न्यूज के लिए दुर्ग से अनुभूति भाकरे ठाकुर। तो दुर्ग में ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी अनुभूति की आपने रिपोर्ट देखी, और अभी यह भी बता दें आपको लॉकडाउन को लेकर दुर्ग में 26 बिंदुओं की गाइडलाइन क्या कहती है। बता दें आपको दूध वितरण के लिए सुबह 1-1 घंटे की छूट रहेगी, दूध की सर्विसेज उसमें रहेगी। साथ ही सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक ये छूट रहेगी। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को दूध लोग बेच सकेंगे, खरीद सकेंगे। डेयरी संचालक इस दूध का वितरण कर सकेंगे। न्यूज़पेपर वितरण के लिए भी सुबह 6 से 8 बजे तक 2 घंटे की इजाजत दी गई है। बैंक और पोस्ट ऑफिस का संचालन समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शुरू होगा। और मेडिकल शॉप, चश्मा दुकान, LPG और पेट्रोल पंपों को प्रतिबंध से दूर रखा गया है। बाइक पर 2 और कार वाहन में 3 लोगों को ही चलने की इजाजत दी जाएगी। जिले की सीमाएं सील रहेंगी। ई पास के माध्यम से जिले में प्रवेश मिलेगा। वहीं विवाह और अंत्येष्टि के लिए अनुमति लेनी होगी। बोर्ड परीक्षाओं समेत प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन की भी अनुमति होगी। वहीं नारायणपुर में 3 इनामी समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों में 3 महिलाएं शामिल हैं। नक्सली मां डिवीजन मास पाठशाला का संचालन करती थी और नारायणपुर SP जितेंद्र शुक्ला के समक्ष ये आत्मसमर्पण हुआ है।
बता दें आपको, नारायणपुर एसपी जितेंद्र शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली मार डिवीजन मास पाठशाला का संचालन करती थी। इधर धमतरी के जंगल में भीषण आग लग गई। दुगली परिक्षेत्र के पालगांव के जंगल में आग लगी। वन अमला आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। आग काफी बड़े दायरे में फैल गई। ये तस्वीरें देर रात की है, जब आग ने धीरे धीरे अपना विकराल रूप ले लिया और काफी नुकसान यहां पर आग ने किया है। जंगल बताया जा रहा है, दुगली परिक्षेत्र के पाल गांव के जंगल की ये तस्वीरें हैं। भीषण आगजनी से कोरबा के जंगल लगातार तबाह हो रहे हैं। कोरबा वन मंडल के बालको रेंज में बेला गांव के पास पिछले कई दिनों से जंगल धधक रहा है। यहां का पूरा पहाड़ी इलाका आग की लपटों से घिरा हुआ है, मगर आग पर काबू पाने के लिए वन अमले ने कोई ठोस पहल नहीं की। बंसल न्यूज ने जब मौके का जायजा लिया तो एक वन कर्मी आग बुझाने की कोशिश करता नजर आया। हालांकि संसाधनों के अभाव में उसे भी नाकामी ही हाथ लगी। करीबन अब 1 महीना होने वाला है और महुआ का सीजन है, सब महुआ बीनने जाते हैं। तो इसी कारण अब जो भी पत्ता उत्ता सूखा पत्ता गिरा है उसका सफाई के लिए महुआ बीनते हैं, तो सफाई के लिए उसका आग जला दे रहे हैं। करते हैं मना, फॉरेस्ट वाले भी मना करते हैं कि आग मत लगाओ, नहीं तो हम लोग का जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। बालको रेंज के बेला ग्राम पंचायत के आसपास जंगल है, उसमें भीषण आग लगी हुई थी और यहाँ पर सिर्फ एक जो गार्ड हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, उन्होंने आग को देखा और उन्होंने मुस्तैद होकर बाकायदा तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और आग को बुझाने में लग गए। उनसे बात करते हैं क्या हालात हैं आग के और किस तरीके का नुकसान होता है। या किसी शरारती तत्व या महुआ के आड़ में लगा देते हैं आग। जी ठीक, और आग पे थोड़ा बचा हुआ है, काबू पा ले रहे हैं। फिर नहीं, हमने आपको देखा कि आपने बिल्कुल आग जैसे देखा, आप सीधा चले गए और आग बुझाने के क्या कोई संसाधन दिया जाता है आप लोग को आग बुझाने के लिए वन विभाग द्वारा, या कैसे बुझाना रहता है आग को? यही संसाधन है, इसी के माध्यम से आग बुझाना रहता है। और तुरंत तो फायर ब्रिगेड के सहारे से भी बुझाया जाता है, लेकिन तुरंत नहीं बुझ पाएगा क्योंकि आते तक उतना समय बहुत तक जल जाएगा। जी, क्या कोई निर्देश आपको दिया गया है इस इलाके में कि आप यहाँ पर भ्रमण करते रहिए ताकि आग को आपका काबू पाया जा सके? जी, हमारा ड्यूटी 24 घंटे का ड्यूटी है। जो कुछ भी होता है हम लोग को रोकथाम यहाँ करना पड़ता है। तो क्या आप अकेले काफ़ी हैं क्या इतने बड़े क्षेत्र को? फायर वाचर भी मिला हुआ है, फायर वाचर मिला हुआ है, लेकिन उस तरफ है वो लोग। जी, ठीक है, फ़ोन किया है, तभी आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि किन किन इलाकों में आग लगी हुई है अभी? अभी उधर तो कहीं आग नहीं है, यही है। अभी उधर से मैं पूरा आ रहा हूँ देखते हुए, अभी उधर नहीं है। कितना नुकसान हुआ है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आग जो लगी है? कितना नुकसान, किस तरीके का नुकसान होता है इसमें? इसमें सतही आग है, जो भी गिरे हुए पत्ते वत्ते हैं यही जलता है, और बड़ा अगर मात्रा में आग लगता है तो उसमें पौधों को नुकसान होता है। इधर बिलासपुर में पटवारी को काम के लिए रिश्वत देने के बाद भी जब काम नहीं हुआ तो किसान ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट लिखकर किसान ने पटवारी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। दरअसल किसान छोटू राम केवट ने जमीन बेचने के लिए पर्ची बनवाने के लिए पटवारी की मांग पर 5,000 रुपए भी दिए, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। किसान को मार्च क्लोजिंग के पहले रजिस्ट्री करवाना था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पाई। इधर तंग आकर किसान ने सुबह सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं जानकारी लगते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। तो वहीं कलेक्टर सारांश मित्तर ने निर्देश पर एसडीएम ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हम गए थे पटवारी यहाँ पर्ची बनवाने के लिए, पैसे लिए हमसे 5,000 पैसा बना करके दूँ, बनाया करके वो नहीं दिए बना करके। और फिर 3-4 दिन हो गए जा रहे थे, घुमा है हमको बहुत। उसके बाद बोल रहे थे थाना जाओ, थाना में रिपोर्ट करो। उसके बाद थाना हम नहीं गए, फिर घर आ गए। 1.5-2 महीना हो गए पैसे दिए, कुछ काम ही नहीं किया है। और हम ज़मीन बेच चुके हैं, बयाना भी ला चुके हैं 1 लाख रुपए में से। अब दूसरा ज़मीन लिए हैं, उसको देना था बयाना। प्रताड़ना से तंग आकर यहाँ पे जिस तरह का प्रथम दृष्टया जो उनके सुसाइडल नोट से जो बात सामने आ रही है कि रजिस्ट्री को लेकर, पर्ची को लेकर जिस तरह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए,
तो किसान आत्महत्या की कड़ी में जो लगभग 350 से ऊपर आत्महत्याएँ किसानों की हो चुकी हैं। मुझे लगता है आज दुर्भाग्यजनक ये तकतपुर में भी इसका एक देखने को मिला और इस घटना का कोई भी एक तरह से हम कहें कि कंपनसेशन हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसकी न्यायिक जाँच की माँग करती है। कोरिया में बैकुंठपुर नगर पालिका के जल, विद्युत और सफाई विभाग के सैकड़ों कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। सभी सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो का ट्रांसफर नहीं करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण सत्ता से जुड़े लोग ज्योत्सना टोप्पो का ट्रांसफर करवा रहे हैं। उनका कहना है कि महिला सीएमओ अपना काम ईमानदारी से करती हैं। उनके कार्यकाल में क्षेत्र का विकास भी काफी हुआ है। इधर प्रदर्शन में कर्मचारियों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन भी मिला है। बता दें कि हाल ही में सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो का ट्रांसफर सूरजपुर नगर पालिका में किया गया है, जिसके बाद लगातार विरोध हो रहा है। महीना में 5 बार ट्रांसफर किया गया। इसके विरोध में हम लोग हड़ताल किए। हम लोग यहाँ से 65-60 लोग हैं। हम सभी कामों को बंद करेंगे। इससे क्या जल प्रदाय बंद करेंगे, विद्युत बंद करेंगे और भी आवश्यकता पड़े तो साफ सफाई हर चीज बंद करेंगे। जनता का नुकसान होगा तो हम लोग को तो नुकसान हो रहा है। यहाँ हर महीने हमको तनख्वाह मिल जाता है मेम के रहने से, हर चीज हो जाता है। ये राजनीति पॉइंट है और कुछ नहीं है। महीना में 5 बार किसी का ट्रांसफर करवाना, ये सब राजनीति पॉइंट है। पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है और सत्ता के लोग इस तरह से डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। नगर पालिका में चूँकि एक महिला होते हुए बहुत अच्छा काम की, साथ में जो कर्मचारी हैं महिलाएं, इनको आगे आने की बात है। तो ये जो सत्ता के जो लोग हैं अपने प्रभाव के लिए बार बार जो षड्यंत्र से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि एक महिला कर्मचारी अधिकारी होते हुए यहाँ पे काफ़ी समय से लोग भी खुश हैं। ये जो कर्मचारी हैं इनके ये भी खुश हैं, तो इनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं हम इनके समर्थन में हैं। बस्तर की बेटी नैना धाकड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर परचम लहराने वाली है। बस्तर से एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली नैना पहली लड़की होंगी। कलेक्टर रजत बंसल ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के साथ बस्तर जिला प्रशासन, डीएसआर और एनएमडीसी के सहयोग से नैना माउंट एवरेस्ट फतह करने निकल रही है। नैना धाकड़ जो हमारे बस्तर में एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे यहाँ के युवा साथियों को प्रशिक्षण भी दे रही हैं और एडवेंचर की गतिविधियों में को बढ़ावा दे रही हैं। वो माउंट एवरेस्ट के लिए रवाना हुई। एनएमडीसी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर उनको यहाँ से फंड किया गया CSR की मदद से, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो माउंट एवरेस्ट फतह करेंगी और